वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए आज से 5 फरवरी 2021 से, और अंतिम तिथि है इसकी फॉर्म भरने की 5 मार्च 2021 और 2 मार्च 2021 तक फ़ीस जमा करने की है। ठीक है, 21 से 40 वर्ष तक जो है आप आवेदन कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी में आते हो अनुसूचित जाति या जनजाति से तो इसके बाद एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी में आते हो तब भी एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का है, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का है। ठीक है, 20 वर्ष से कम है तो भर नहीं सकते, याद रखना इस चीज़ को। अदर स्टेट वाले हो आप तब भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन अदर स्टेट वालों के साथ, तो अदर स्टेट मतलब सारे वो नॉन रिजर्व में काउंट होंगे, मतलब जनरल से आपको जो है सीट काटनी पड़ेगी। जो आपका अगर रिजर्वेशन है कोई जो आपको अपने स्टेट में मिलता है वो यूपी में नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी आंसर सोचना कि क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो, जो भी यह है 129 या 130 नंबर का। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। और फॉर्म भरते समय गलती मत कर देना, केवल एक ही बार मॉडिफाइड कर सकते हो अगर आप गलती कर दोगे तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजमहल गारो गैप की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचालन के दौरान धनसाव की प्रक्रिया के कारण हुई है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। राजमहल गारो गैप की उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचालन के दौरान धनसाव प्रक्रिया के कारण हुई है। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत व मेघालय का गारो पर्वत अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, राजमहल गारो गैप को जो है वो मालदा गैप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतमाला हो गया, अजंता हो गया, बालाघाट हो गया और हरिश्चंद्र जैसी पहाड़ियों का विस्तार किस पठारी क्षेत्र में है? बताइए। कर्नाटक का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार है, आंध्र प्रदेश का पठार। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं दक्कन ट्रैप में, सी है इसका आंसर। तो सतमाला हो गई महाराष्ट्र की, अजंता हो गई, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार जो है वो दक्कन ट्रैप में है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को रायलसीमा पठार कहते हैं। करेक्ट है, इंटरचेंज करें। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर और कृष्णा नदी बेसिन के एक में उत्तर है, एक में दक्षिण है। देखिए, इंटरचेंज करोगे तो होगा करेक्ट। अभी फिलहाल ये जो है इनकरेक्ट है दोनों के दोनों, क्योंकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना पठार कहते हैं और कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण क्षेत्र को जो है रायलसीमा का पठार कहते हैं। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। तो कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। बेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है? बताइए। बेलीकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ जो हैं वो हैं रायलसीमा के पठार में, बी है इसका आंसर। तो बेलीकोंडा हो गई, पालकोंडा हो गई, नल्लामलाई पर्वत का विस्तार जो है वो रायलसीमा के पठार पर है, जो आंध्र प्रदेश के पठार का भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कृष्णा और कावेरी नदी बेसिन के मध्य कोलेरू झील अवस्थित है। बाबा बूदन का ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र कर्नाटक के पठार पर स्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है। कृष्णा और कावेरी बेसिन, देखिए जो कोलेरू झील है ना वो कृष्णा और गोदावरी बेसिन के मध्य स्थित है, तो पहला वाला गलत है। बाबा बूदन का ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र कर्नाटक के पठार पर स्थित है, दूसरा वाला करेक्ट है, तो बी है इसका आंसर। तो कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य जो है कोलेरू झील अवस्थित है, न कि कृष्णा और कावेरी के मध्य। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के पठार पर अवस्थित हैं,
दूसरा करेक्ट है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर के तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। आपको यह भी याद रखना है कि वेस्टर्न घाट जो है कितने राज्यों में फैला है, तो गुजरात से लेकर काउंट कर देना। गुजरात में है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में है, उसके नीचे गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। 1 2 3 4 5 6 में है। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। सी है इसका आंसर। तो पश्चिमी घाट का विस्तार जो है अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 1000 से 1300 मीटर तक। सिरुमलई पहाड़ी इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? सिरुमलई पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं बताइए? तमिलनाडु में है। तो सिरुमलई पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित है? नल्लामलई पहाड़ी, और क्या है? बेलीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी। सबसे दक्षिण में बताइए इनमें से कौन सी है? ये कम्युनिटी टैब में भी पूछा है मैंने आपसे प्रश्न, नगारी पहाड़ी। तो नगारी पहाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। उपरोक्त दिए गए पहाड़ियों में जो है सबसे दक्षिण में स्थित है ये। और उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ अगर इन पहाड़ियों का हम क्रम लगाएं तो नल्लामलई सबसे ऊपर आएगी, उसके नीचे बेलीकोंडा आएगी, फिर उसके नीचे पालकोंडा, फिर नगारी पहाड़ी। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है मालाबार का मैदान या तट मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच है। कन्नड़ का मैदान या तट गोवा से मंगलुरु के बीच है। बताइए तो कौन सा करेक्ट है? मालाबार का मैदान या तट मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच, और कन्नड़ का मैदान या तट गोवा से मंगलुरु के बीच। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो देखिए पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मालाबार का मैदान। यह है इंडिया, यहाँ श्रीलंका। तो पश्चिम, यह है पश्चिम वाला एरिया पूरा, और तट तो है ही सारा, क्योंकि इधर पूरा क्या फैला है? अरेबियन सी। तो गुजरात का मैदान, उसके नीचे कोंकण का मैदान, उसके नीचे कन्नड़ का मैदान, फिर सबसे नीचे मालाबार का मैदान। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना वो कम चौड़ा है, और पूर्वी तटीय मैदान जो है वो अधिक चौड़ा है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, क्योंकि पूरा अरेबियन सी है साइड में, और पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता होने के कारण चावल की खेती की जाती है। चिलिका व पुलिकट झील जो है वो लैगून झीलें हैं, पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं वो। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए पहला वाला जो है पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र में जो है चावल की खेती की अधिकता तो है, लेकिन काली मिट्टी नहीं पाई जाती उधर पूर्वी तटीय मैदान में, उधर पाई जाती है चिकनी मिट्टी। बाकी दूसरे स्टेटमेंट में चिल्का और पुलिकट झील जो है वो लैगून झीलें हैं और पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। बिल्कुल, पुलिकट आंध्र प्रदेश में और चिलिका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हो गए। नहीं, पहला वाला तो गलत हो गया ना, केवल दूसरा वाला करेक्ट है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए चिल्का व पुलिकट लैगून झीलें हैं और पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती की जाती है, ना कि कपास की मिट्टी की प्रधानता के कारण। जो काली कपास बोलते हैं ना, काली मिट्टी, ना कि काली मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी नहीं चिकनी मिट्टी होना चाहिए। जो काली मिट्टी होती है, काली मृदा, यानी कपास की कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है।
याद रखना, चावल की खेती के लिए नहीं, वैसे भी कट जाता वो स्टेटमेंट। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत है। पहला स्टेटमेंट है, स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच के तट को उत्कल तट कहते हैं। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये पूर्वी वाले तट की बात कर रहा है। महानदी से कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये उड़ीसा वाला हो गया। ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, गलत तो कोई है नहीं, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं, 2 बार पढ़ लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला है, पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इधर बहने वाली। देखिए वो बंगाल की खाड़ी जाने वाली नदियां उधर तो सब डेल्टा बनाती है ना अधिकतर, तो एस्चुरी तो ये इधर नर्मदा तापी पश्चिम वाली बनाती हैं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। पूर्वी तटीय मैदान को बिल्कुल दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से, दोनों मानसून से वर्षा मिलती है। तो पूर्वी तटीय मैदान की नदियां जो हैं वो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, छोटा अंडमान या मध्य अंडमान? देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कालानुक्रम सजाने आ जाए, कि आप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान को उत्तर से दक्षिण की तरफ रखिए, तो आप दक्षिणी अंडमान को यहाँ मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ है छोटा अंडमान, यहाँ है दक्षिणी अंडमान, यहाँ है मध्य अंडमान और यहाँ है उत्तरी अंडमान। यानी ये हो गया नॉर्थ अंडमान, ये हो गया मिडिल अंडमान, ये हो गया साउथ अंडमान और ये हो गया लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान। तो सबसे दक्षिण में क्या है? छोटा अंडमान है, साउथ अंडमान नहीं है। ठीक है, साउथ अंडमान, ये अंडमान का पार्ट कुछ इस तरह से है। यहाँ मिट्टी है, मतलब ये स्थलीय पूरा हो गया, जुड़ा हुआ है। यहाँ बीच में है पानी, अरेबियन में फैला है ना पूरा ये, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में फैला है पूरा ये, और यहाँ है छोटा अंडमान। इसके नीचे जब जाएंगे हम, मान लिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये हो गया लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। यहाँ है 10 डिग्री चैनल और इसके नीचे है निकोबार। निकोबार भी 2 हैं, ग्रेट निकोबार और कार निकोबार, याद रखना। अब ये कह रहा है अंडमान और निकोबार की कैपिटल तो एक ही है, तो वो कैपिटल कहाँ पर है? वो कैपिटल है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में मतलब यहाँ पर है, ये तो छोटा अंडमान है तो यहाँ है कैपिटल। तो ये चीज़ याद रखना आप, नॉर्थ से साउथ से जाने आ जाए। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसी द्वीप पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, और ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। ये प्रश्न दूसरे स्टेटमेंट वाला यूपीएससी कर चुकी है एक बार। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो 6 डिग्री चैनल तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कर रहा है, और अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, याद रखना, पूछा है कई बार। सी हो गया इसका आंसर फिलहाल, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो 15 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस आपको एक बार करनी है, ठीक है। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। 13 जून को एग्ज़ाम है। करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना साथ ही साथ। धन्यवाद।